आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम यूजिंग MRMC अप्रोच। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि देयर आर टू अप्रोचेस थ्रू विच अ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैन बी आइडेंटिफाइड। पहली अप्रोच है TRTC अप्रोच, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, और दूसरी है MRMC अप्रोच दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इस अप्रोच में प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम पर तब पहुंचेगा जब दो कंडीशंस सैटिस्फाई हो जाएंगी। कंडीशन नंबर 1, द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये पहली कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एंड सेकंड, द मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग देयर आफ्टर। इसका मतलब अगर एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट है जिस लेवल पर मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट बराबर हैं एंड उस लेवल के बाद मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, देन दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो हमारे पास एक शेड्यूल है और एक ग्राफ है, इसके थ्रू समझते हैं कि प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचेगा। तो वी हैव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन नंबर 1 है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होनी चाहिए। तो आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे यूनिट्स लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू सेम है। मार्जिनल रेवेन्यू सेम इसलिए है बिकॉज हम एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं, एक ऐसी मार्केट जहां पर परफेक्ट कंपटीशन है और उस मार्केट में जो प्राइस होता है वही प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है और वही प्राइस एवरेज रेवेन्यू भी होता है। सो द मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। एंड व्हाट अबाउट मार्जिनल कॉस्ट? द मार्जिनल कॉस्ट इज अ यू शेप्ड कर्व, यानी कि शुरू में मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगी और वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बॉटम आउट हो जाएगी, सबसे निचले स्तर पर होगी, और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट विल कीप ऑन राइजिंग देयर आफ्टर। ठीक है, अब हमारे को आइडेंटिफाई करना है एक ऐसा पॉइंट जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है। सो हमारे को एक लेवल दिख रहा है थर्ड यूनिट का, जहां पर MR इज 10 रुपीज एंड मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो 10 रुपीज। तो यहां पर हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो पाती है इस लेवल पे। क्यों? क्योंकि दूसरी कंडीशन क्या है? द मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग देयर आफ्टर। इस लेवल के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी चाहिए, पर इस लेवल के बाद मार्जिनल कॉस्ट घटने लग गई है। ये देखो, अभी भी मार्जिनल कॉस्ट इस लेवल के बाद डिक्रीज हो रही है, विच इज नॉट सेटिस्फाइंग द सेकेंड कंडीशन। तो इसका मतलब ये जो लेवल था ये प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम लेवल नहीं हो सकता। तो फिर से हम और ढूंढते हैं कि कौन सा लेवल प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हो सकता है। फिर से कंडीशन नंबर 1, MR मस्ट बी इक्वल टू MC। सो अगेन वी हैव दिस लेवल वेयर MR इज इक्वल टू MC। कंडीशन नंबर 1 फिर से सेटिस्फाई हो रही है। एंड कंडीशन नंबर 2 को चेक करो, द मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग आफ्टर दिस लेवल, विच इज ट्रू। मार्जिनल कॉस्ट इसके बाद इंक्रीज कर रही है लगातार। तो यस, वी कैन से एट लेवल 7 द producer is at his equilibrium because both the conditions are satisfied। marginal revenue marginal cost के बराबर भी है और उसके बाद marginal cost increase कर रही है। अब इसी बात को अगर हम इस ग्राफ पर समझें तो on the x axis we have output, on the y axis we have revenue and cost। हमारे पास MR और MC दोनों y axis पे प्लॉटिंग है। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने MR कर्व बनाया। तो MR कर्व एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है इन केस ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये हमारा MR कर्व है। और फिर हमने एक MC कर्व बनाया विच इज अ U शेप्ड कर्व। तो ये हमारा MC है। पहले MC डिक्रीज करेगा, फिर अपने बॉटम पॉइंट पर पहुंचेगा और उसके बाद लगातार MC इंक्रीज करेगा।
अब अगर आप यहां पर दो पॉइंट्स देखो, पॉइंट Q1 एंड पॉइंट Q2, both these points satisfy the first condition MR equal to MC, बिकॉज ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है MR कर्व का और MC कर्व का, ये दो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे MR MC के बराबर है। लेकिन जो पहला पॉइंट है Q1, ये हमारा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज इस पॉइंट के बाद भी MC डिक्लाइन कर रही है, इस पॉइंट के बाद भी MC गिर रही है, मार्जिनल कॉस्ट घट रही है, मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, जो हमारी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सेकंड कंडीशन सिर्फ कहां पर सेटिस्फाई हो रही है? पॉइंट Q2 पर, बिकॉज सेकंड कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग आफ्टर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आफ्टर द पॉइंट वेयर MR इज इक्वल टू MC, इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी चाहिए, और वही हमको यहां पर नजर आ रहा है। सो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा होगा? L2 लेवल इक्विलिब्रियम होगा, जहां पर हमने 7 यूनिट्स बनाए हैं। तो ये है हमारा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम लेवल। अगेन कंडीशन दो है, MR MC के बराबर होनी चाहिए और MC शुड बी राइजिंग आफ्टर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक और तरीके से अगर हम ये समझें कि क्यों L1 इक्विलिब्रियम नहीं है, L2 इक्विलिब्रियम है। हमने बोला ना, एक तो 3 क्वांटिटी, 3 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी जहां पर हमने प्रोड्यूस किए थे, यहां पर भी MR MC के बराबर था और 7 पर भी MR MC के बराबर है। तो हमारे पास एक L1 क्वांटिटी है और एक L2 क्वांटिटी है। दिस इज L1 एंड दिस इज L2। L1 इज 3 यूनिट्स, L2 इज 7 यूनिट्स। हम कह रहे हैं कि L1 पे इक्विलिब्रियम नहीं है प्रोड्यूसर का, L2 पर इक्विलिब्रियम है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अगर 3 यूनिट्स प्रोड्यूसर ने बना के बेचे हैं, तो 3 यूनिट्स तक प्रोड्यूसर का टोटल रेवेन्यू आप कैलकुलेट करो, प्रोड्यूसर का टोटल रेवेन्यू आप चेक करो। जब उसने 3 यूनिट्स बनाए तो टोटल रेवेन्यू होगा 10 प्लस 10 प्लस 10, 30। द टोटल रेवेन्यू विल बी सिग्मा MR, दैट इज 30। एंड व्हाट इज द TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट? आपको पता है, अगर आप मार्जिनल कॉस्ट की समेशन कर दोगे, सिग्मा MC करोगे, तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो 3 यूनिट्स पर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 12 प्लस 11 प्लस 10, दैट इज 33। इसका मतलब 30 रुपए का हमारा रेवेन्यू है टोटल और 33 की हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट नहीं है, हमारा लॉस हो रहा है, -3 है प्रॉफिट, हमारे को लॉस हो रहा है। तो ये सिचुएशन हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने वाली सिचुएशन नहीं है, जो कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। अब चेक करते हैं लेवल L2 पर, जहां पर हमने 7 यूनिट्स बना के बेचे हैं। जब हम 7 यूनिट्स का मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 70 रुपीज, बिकॉज 10 रुपीज हर लेवल पर हमारे को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो टोटल रेवेन्यू विल बी 70। एंड व्हाट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट? 12, 11, 10, 8, 7, 8, 10। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 66। तो 70 रुपीज हमने रेवेन्यू जनरेट किया, 66 हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसका मतलब इस लेवल पर हमारे को 4 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने ये बात समझी कि हमेशा राइजिंग पार्ट ऑफ द MC पर ही प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आएगा। अगेन, राइजिंग पार्ट ऑफ द MC पर ही प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आएगा, कभी भी फॉलिंग MC पर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो वी हैव 2 कंडीशंस, MR मस्ट बी इक्वल टू MC एंड MC मस्ट बी राइजिंग आफ्टर MR इज इक्वल टू MC। तो MC के राइजिंग पार्ट के ऊपर ही प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आने वाला है। क्लियर है यहां तक? सो इट इज ओनली व्हेन MR इज इक्वल टू MC एंड द राइजिंग MC cuts the MR curve from the below that a producer will reach the point of equilibrium, that is where the profit is maximized। तो हमने क्या बोला? MR MC के बराबर होना चाहिए और MC curve must cut the MR curve from below। देखो, ये हम बना रहे हैं
graph x axis, y axis, output on x axis, MR and MC on y axis. हमने बोला ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू बिकॉज MR प्राइस के बराबर होता है, और हमने ये बनाया MC कर्व. इट इज अ यू शेप्ड कर्व. यहां पर भी MR MC के बराबर हो रहा है और यहां पर भी MR MC के बराबर है, पर दिस A point will not be the point of producer's equilibrium because MC is still falling. MC अभी भी कम होता जा रहा है. तो जब आपकी कॉस्ट कम होती जा रही है, रेवेन्यू उतना ही मार्जिनल रेवेन्यू जनरेट होगा. तो why should a producer stop at point A? He should not stop because उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है अगर वो अपनी प्रोडक्शन, अपना लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करे. तो हमने बोला B पॉइंट ही प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा. This level should be the producer's equilibrium because MR is equal to MC at this level and MC is rising. तो हमने बोला कि MC curve must cut the MR curve from below. नीचे से ऊपर जाते समय MC जब MR को कट करेगा तभी प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आएगा, ना कि जब घटता हुआ MC MR को ऊपर से कट करेगा. तो एक बार MC ऊपर से नीचे आ रहा है और एक बार MC नीचे से ऊपर जा रहा है. तो जब MC नीचे से ऊपर जा रहा है, द राइजिंग MC शुड कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो. दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लेवल. आई होप आपको ये क्लैरिटी आ गई है. ठीक है, और आगे चलते हैं. अब हम एरिया अंडर द कर्व को समझते हैं. हम क्यों कह रहे हैं कि A पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं है, B पॉइंट प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है? उसका एक रीजन है. नाउ हमको ये चीज पता है कि अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू का समेशन कर देंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, और अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का समेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है. एरिया अंडर द कर्व, area under the MR curve represents the total revenue and area under the marginal cost curve represents the total variable cost. इसका मतलब क्या है? अगर हम पॉइंट A पर हैं तो A पॉइंट से नीचे का जितना भी एरिया है, ये सारा जो एरिया है, दिस एरिया इज लाइंग अंडर द मार्जिनल रेवेन्यू. ये सारा का सारा मार्जिनल रेवेन्यू का सिग्मा है, समेशन है. इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द मार्जिनल रेवेन्यूज फ्रॉम 0 to Q1 लेवल ऑफ आउटपुट. तो इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल रेवेन्यू बोलेंगे. सिमिलरली अगर हम MC कर्व के नीचे का एरिया देखें इस लेवल तक, तो ये सारा एरिया इंक्लूडिंग दिस एरिया एज वेल, बिकॉज ये सारा एरिया MC के नीचे है. ये है हमारी MC. इस MC कर्व से नीचे का जितना भी एरिया है, ये सारा एरिया सिग्मा MC कहलाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो अब आपको नजर आ रहा है यहां पर कि जो टोटल रेवेन्यू है, जो शेडेड ग्रीन शेडेड एरिया है, टोटल रेवेन्यू वो कम है ब्लू शेडेड एरिया से, विच इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इसका मतलब एट दिस लेवल total variable cost is more than total revenue generated. तो इसका मतलब at point A हमको लॉस हो रहा है. तो जब हमने Q1 क्वांटिटी प्रोडक्शन करी है, हम Q1 क्वांटिटी पर हैं, तो हम लॉस कर रहे हैं, हम लॉस सफर हो रहा है हमारे को. और वो लॉस कितना होगा? वो लॉस होगा ये रीजन. ठीक है ना. ये रीजन क्या है? TVC माइनस TR. तो A पॉइंट पर ऑल्दो MR MC के बराबर हो जाती है, पर स्टिल दिस इज नॉट द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बिकॉज दिस इज अ लॉस मेकिंग रीजन. अब इसी फंडामेंटल को अगर हम आगे लेके चले तो हम आते हैं पॉइंट B पर. नाउ एरिया अंडर द MR कर्व फ्रॉम 0 to Q2 क्वांटिटी. अगर हम ये सारा एरिया करें, एक बार मैं इसको थोड़ा कर रब कर देता हूं, सो दैट वी हैव एरिया अंडर द MR कर्व एट पॉइंट B.
तो ये सारा एरिया यहां से लेके ये सारा एरिया इज लाइंग बिलो द MR कर्व अप टू द आउटपुट लेवल Q2। तो ये सारा एरिया हमारा क्या है, टोटल रेवेन्यू। जब हमने कितना आउटपुट जनरेट किया है, इतना, तो इतने आउटपुट जनरेट करने पर हमारा टोटल रेवेन्यू ये ब्लू शेडेड रीजन आ गया। और एरिया अंडर द MC कर्व, अब एरिया अंडर द MC कर्व थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहां पर उसको देखो। एरिया अंडर द MC कर्व कितना होगा, एरिया अंडर द MC कर्व ये है MC, तो इससे नीचे का एरिया होगा, है ना, इससे नीचे का एरिया मतलब ये सारा रीजन है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो दिस रीजन इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एरिया अंडर द MC कर्व। अब क्लियरली आपको एक रीजन दिख रहा है, ये रीजन, जहां पर आपको सिर्फ रेवेन्यू का शेडेड पोर्शन दिख रहा है, आपको कॉस्ट नहीं नजर आ रही है। यानी कि ये जितना भी रीजन है आपको येलो मार्क्ड रीजन, दिस इज द रीजन ऑफ प्रॉफिट बिकॉज द रेवेन्यू इज मोर देन द कॉस्ट अंडर दिस रीजन। तो ये प्रॉफिट का रीजन है, और इससे पहले इतना रीजन हमारा लॉस का रीजन था। तो हम ये कह सकते हैं कि एट पॉइंट बी हमारा सारा लॉस रिकवर हो गया और हमने कुछ प्रॉफिट भी क्रिएट कर लिया, जो कि पॉइंट ए में नहीं था। पॉइंट ए तक तो सिर्फ हम लॉस मेकिंग थे, पॉइंट बी पर पहुंचते पहुंचते हमारे पास कुछ प्रॉफिट भी जनरेट होने लग गया। तो पॉइंट बी हमारा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम लेवल होगा, है ना। इसका मतलब Q2 लेवल पर ही हमारे को प्रोडक्शन जारी रखनी चाहिए, ना हमें Q2 से पहले रुकना है, ना ही हमें Q2 लेवल के बाद भी प्रोडक्शन करनी है। वी मस्ट स्टॉप एट दिस लेवल और वी मस्ट कंटिन्यू ऑपरेटिंग एट दिस लेवल बिकॉज यहां पर हम अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे।